ठीक है, तो यहाँ पर देखो रीनल वेन जो है इमर्ज आउट हो रही है, रीनल आर्टरी ज्वाइन इन हो रही है, और यहाँ जितना भी यूरिन बन रहा है वो यूरिन रीनल पेल्विस में आएगा। उसके बाद बेटा यूरेटर की हेल्प से नीचे जा रहा है, तो फ्लो जो है आउटसाइड है, तो हम ये कहेंगे यूरेटर ओरिजिनेट फ्रॉम, ठीक है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम रीनल पेल्विस, ठीक है, हाइलम एरिया। सर हाइलम है कि हाइलस है? हाँ, दोनों ही कह सकते हैं बेटा, दोनों ही। अब यहाँ पर बात आ जाती है, ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजरमेंट है इसका 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर वेट, 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस, एवरेज वेट है इसका 120 से 170 ग्राम। कॉन्केव सर्विस, सर हाँ जी, सर ये थिकनेस कैसी है, मतलब उसकी लेयर की थिकनेस? नहीं नहीं नहीं, पूरी पूरी थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर। हाइलम, थ्रू विच यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर। अब यहाँ पर बेटा डायरेक्टली बोल दिया है यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंटर बोल दिया, ठीक है। लेकिन इस पे क्वेश्चन अगर बनेगा ना तो वैसे ही होगा जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। इनर टू हाइलम, हाइलम के बाद ब्रॉड फनल शेप रीनल पेल्विस हमने पढ़ा, और रीनल पेल्विस में प्रोजेक्शंस हैं जिसको हमने कैलाइसिस बोला। ये एक मिनट, लेट मी मैक्सिमाइज दिस। ये रीनल पेल्विस है, रीनल पेल्विस में प्रोजेक्शंस है, इन प्रोजेक्शंस को इन्होंने कैलाइसिस बोला है, कैलिक्स का प्लूरल, ठीक है। ये एक्चुअली यहां से इस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजिकली अगर हम देखें तो पहले यूरेटर बनता है, उसके बाद फिर ये सारी चीजें किडनीज में बाद में बनती हैं, यहां से बनते हुए इधर नहीं आता है, यहां से बनते हुए इधर जाता है, ठीक है। तो एनाटोमिकली एंड एम्ब्रियोलॉजिकली अगर देखें तो हम ये कहेंगे यूरेटर से रीनल पेल्विस है, रीनल पेल्विस से मेजर कैलाइसिस से माइनर कैलाइसिस, वहां से रीनल पेपिला, और रीनल पेपिला से डक्ट ऑफ बेलिनी, डक्ट ऑफ बेलिनी से कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर फिर डीसीटी, लूप ऑफ एनले, पीसीटी, बाउमन्स कैप्सूल, इस टाइप से। आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ कैप्सूल, यानी कि प्रोटेक्टिव है, टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। इनसाइड किडनी देयर आर टू जोन्स, आउटर और इनर लेयर, आउटर और इनर लेयर। आउटर तो एक है टफ कैप्सूल, ठीक है, और एडिपोज कवरिंग भी है। इनसाइड दो चीजें हैं, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कोनिकल मासेस। कितनी अच्छी तरीके से बताया गया है यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि मेडुला यहां से लेकर यहां तक है, नहीं बेटा, मेडुला हम लूज सेंस में बोल तो दे रहे हैं, लेकिन अभी हमने कहा ना कि कॉर्टेक्स के प्रोजेक्शंस हैं यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं क्या, कॉलम ऑफ बर्टिनी, ठीक है। तो कॉलम ऑफ बर्टिनी मेडुलरी रीजन में है तो, लेकिन वो मेडुलरी रीजन का पार्ट नहीं भी है। क्यों? क्योंकि मेडुला, यहाँ पर देखो कितनी बढ़िया तरीके से बोल दिया कि मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस आर रिप्रेजेंटिंग मेडुला, नॉट दिस एंटायर रीजन, not the entire bulk or not the entire interior of the kidney is medulla. Actually medulla is divided into few conical masses known as medullary pyramid projecting into the calyces. ये जो कैलाइसिस बने हैं रीनल पेल्विस से, इसमें प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। ये उसी तरीके से है जैसे आपने पॉट्स रख दिए, वास रख दिए, और उसके बाद उसमें फ्लावर्स लगा दिए आपने, तो जो पॉट्स हैं या जो वासेस आपने लगाए हैं वो क्या है, कैलाइसिस हैं, और उसके ऊपर आपने जो फ्लावर्स लगा दिए हैं, बंच ऑफ फ्लावर लगा दिए हैं, वो हैं पिरामिड्स, ठीक है। तो देयर इज स्पेस बिटवीन टू वासेस ना, जो दो गुलदस्ते हैं उनके बीच में स्पेस है, वो स्पेस क्या है, कॉलम ऑफ बर्टिनी, कॉर्टेक्स एक्सटेंड बिटवीन दिस कॉलम ऑफ बर्टिनी। अब हम बात कर रहे हैं एनाटमी की, किडनीज में एनाटमी, हमने एनाटमी की बात कर ली, अब हम हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। मॉर्फोलॉजी हमने देख ली, मॉर्फोलॉजी हमने यहाँ पर ये देख ली, ये सारी मॉर्फोलॉजी थी जब तक इसका डायमेंशन वगैरह था। उसके बाद फिर हमने इंटीरियर इसका देखा, एनाटमी, और अब हम एक्चुअली इसकी हिस्टोलॉजी देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें एक्चुअली सेल्यूलर कॉम्पोजिशन या सेल्स जो हैं जो इस ऑर्गन को बना रही हैं उनका एग्रीगेशन कैसा है। तो उनका एग्रीगेशन ऐसा है कि नियरली 1 मिलियन पर किडनी
1 मिलियन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन, ठीक है, विच आर फंक्शनल यूनिट। अच्छा, यहाँ पर अभी आगे आके आपको बताया जाएगा कि इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर ही हम लोग नोट कर लें कि इट इज अ मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर। मल्टी, सर कौन? नेफ्रॉन? हाँ बेटा, इट इज अ मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर। नाउ ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स। इस पे कई बार क्वेश्चन फ्रेम होता है। नेफ्रॉन में 2 पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल टिब्यूल। ये जो रीनल टिब्यूल है बेटा, रीनल टिब्यूल इज आल्सो नोन एज द यूरिनिफेरस टिब्यूल, ठीक है। यूरिनिफेरस टिब्यूल में ग्लोमेरुलस नहीं होता है। नेफ्रॉन जो वर्ड है, नेफ्रॉन जो टर्म है, उसमें ग्लोमेरुलस यानी ब्लड सप्लाई वाला पार्ट भी लोगे, विच इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फाउंड बाय एफरेंट आर्टेरियोल। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फाउंड बाय एफरेंट आर्टेरियोल, वी ऑल नो अबाउट दिस ना। ये ग्लोमेरुलस है, ये एफरेंट आर्टेरियोल है। एफरेंट आर्टेरियोल कहां से बना? जो वो वेन आई थी उससे। वेन से नहीं बेटा, वेन से आर्टेरियोल थोड़ी बनता है। सर आर्टरी आल्सो, आर्टरी से आर्टेरियोल बनता है ना, वेन्यूल से वेन बनती है, ठीक है। तो आर्टरी से एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट कौन सा? जो कैपिलरीज को लेकर आएगा ग्लोमेरुलस में, और इफरेंट कौन? जो उन कैपिलरीज के फिर से रीयूनियन से बनेगा, वो इफरेंट है, जो ले जाने वाला है ब्लड ग्लोमेरुलस की तरफ, ले आने वाला एफरेंट हो गया। बेटा साइज में भी डिफरेंस होता है, थिकनेस में, या फिर सिर्फ हाँ, यस, थिकनेस में डिफरेंस होता है, या सिर्फ ऐसे दिखाया है? हाँ नहीं, बिल्कुल होता है। इफरेंट आर्टेरियोल इज हैविंग नैरोअर ल्यूमन एज कंपेयर टू एफरेंट आर्टेरियोल, एंड दिस अडेप्टेशन is very useful in the case of ultrafiltration, which is the first step of your information. Yes sir. Okay, we will see in just a moment in the topic urine formation. So यहाँ पर बोल भी दिया इन्होंने कि ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है जो कि एफरेंट आर्टेरियोल से बनता है। एफरेंट आर्टेरियोल क्या है? ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। तो ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय द एफरेंट आर्टेरियोल। तो अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन, कितने नेफ्रॉन होंगे ईच किडनी में? फिर 1 नेफ्रॉन मिलियन। मल्टी सेल्युलर है, फिर नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है, फिर नेफ्रॉन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। 3 लाइन में, छोटी छोटी 3 लाइन है, इसमें 4-5 क्वेश्चन बन गए। ईच किडनी या बोथ किडनी? ईच किडनी में 1 मिलियन। क्या? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या? फंक्शनल यूनिट। कैसे होते हैं? मल्टी सेल कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बोलेंगे हम, ठीक है। इन्हीं की वजह से तो हम किडनीज को कहते हैं कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन। एक ऑर्गन में जिस टाइप से सेल्स का अरेंजमेंट होता है, उसी हिसाब के टिश्यूज होते हैं। जिस हिसाब के टिश्यूज होते हैं और यूनियन होती है पूरे सेल्स की, उसी हिसाब से फिर ऑर्गन का रिप्रेजेंटेशन होता है। फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही एक्यूरेट एग्जांपल मैं अगर आपको देना चाहूं तो लिवर है। सेल्स वहां पर भी हैं, लेकिन कॉर्ड लाइक अरेंजमेंट है, पॉलीगोनल एग्रीगेशन है, जिसको हम कहते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स। तो लोब्यूल से लोब्स हैं, ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं लिवर इज बाइलोब, ठीक है। तो इस टाइप से जो सेल्स हैं उनका आपस में यूनियन कैसा है, एग्रीगेशन कैसा है, उसी हिसाब से उसकी हिस्टोलॉजी होती है, उसी हिसाब से उसकी एनाटॉमी होती है और पूरे ऑर्गन का रिप्रेजेंटेशन होता है। नाउ the renal tubule begins with we are talking about renal tubule because we just discussed about glomerulus, okay, and nephron has 2 parts, glomerulus and renal tubule. So glomerulus we are done with. Now renal tubule, it begins with double walled cup like structure known as Bowman's capsule, which you can see here. Double walled means एक अंदर की तरफ वॉल ये है और एक बाहर की तरफ वॉल ये है, बाहर वाली, ठीक है। क्या अंदर भी ऐसा ही है? नहीं। पीसीटी लूप ऑफ इनलेट, डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट, वो डबल वॉल्ड नहीं है, वो सिंगल वॉल्ड है, ये डबल वॉल्ड है, ठीक है। अच्छा, तो पहली बात कि रीनल ट्यूब्यूल का सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या होता है? बाउमन कैप्सूल। दूसरी बात, ये सिंगल लेयर्ड है या डबल लेयर्ड? ये डबल लेयर्ड है। फिर ये कैसा है? शेप कैसी है? कप लाइक है। 3 क्वेश्चंस एक सेंटेंस से बन गए। Which encloses the glomerulus? कौन सा पार्ट है नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस एनक्लोज करता है? बाउमन्स कैप्सूल। 4 क्वेश्चन बन गए। ग्लोमेरुलस along with Bowman's capsule is called margin body। यही मैं बताने जा रहा हूं आपको कि the tubule continues। इसके बाद फिर पीसीटी आ जाता है, हाईली कॉइल्ड नेटवर्क है।
अभी सुबह हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हाईली कॉइल तो होता है लेकिन नेटवर्क थोड़ी होता है। नेटवर्क है बेटा, नेटवर्क बोलेंगे इसको। यहाँ पर तो और ही कम दिखाया है लेकिन एक्चुअली नेटवर्क होता है। Yes, sir. ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये आप यहाँ देख सकते हो, बामन कैप्सूल की एक लेयर यहाँ पर है, दूसरी लेयर यहाँ पर है, डबल वॉल हो गया, कप लाइक हो गया। ये एफरेंट आर्टरियोल यहाँ पर कैपिलरीज बन गई, इफरेंट आर्टरियोल बन के निकल गया। डायमीटर में आपको क्लियर डिफरेंस दिख रहा है। और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की जो वॉल्स हैं वो आपको डिफरेंट दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि ये स्क्वैमस होती हैं। ये होती है स्क्वैमस, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या हो जाता है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल। वी ऑल नो अबाउट दिस, एनिमल टिश्यू में हमने पढ़ा था। ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पर क्या आ जाता है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम यहां पर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, हेयर पिन शेप्ड हेनलेस लूप आता है। फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल, जिसमें डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब होते हैं। ये कॉइल्ड नहीं होता बेटा, हेनलेस लूप कॉइल्ड पार्ट नहीं है, ये स्ट्रेट यू शेप पार्ट है, ठीक है, जिसमें एक डिसेंडिंग हमेशा होगा, असेंडिंग हमेशा होगा, ठीक है। नाउ the highly ascending limb continues as another highly coiled tubular region which is known as distal convoluted tubule or DCT. DCT भी highly coiled होता है। अब DCT of multiple nephron open into straight tube called collecting duct, many of which converge and open into renal pelvis through medullary pyramid in the calyces. ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है ना बेटा, इसमें बहुत सारी चीजें इन्होंने एक ही बार में बोल दी, ठीक है। अब इसको एक एक करके समझो आप। यानी कि जो मल्टीपल डीसीटीज हैं, जैसे ये एक डीसीटी आ रही है, ये एक डीसीटी आई, ये एक डीसीटी आई, मल्टीपल नेफ्रॉन की कितनी अच्छी तरीके से बताया है इन्होंने। कलेक्टिंग डक्ट को नेफ्रॉन का पार्ट नहीं बताया बेटा, आप समझ रहे हो। इन्होंने कलेक्टिंग डक्ट को किसी एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं बताया। क्वेश्चन भी आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्ट्रीम बताइए जिसमें सब कनेक्टेड है, मतलब सारे नेफ्रॉन्स। हाँ, है ना। तो क्वेश्चन भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू वन नेफ्रॉन ओनली, तो वो कलेक्टिंग डक्ट है। तो कलेक्टिंग डक्ट में मल्टीपल डीसीटीज जो हैं वो इसमें ड्रेन करती हैं अपना फिल्ट्रेट, और ये एक स्ट्रेट ट्यूब होती है, ना तो ये हेयर पिन यू शेप्ड है, ना ये डबल वॉल्ड है, ना ही ये हाईली कॉइल्ड है, ये स्ट्रेट ट्यूब होती है। अच्छा, इसमें कन्वर्ज हो जाते हैं मल्टीपल डीसीटी, और उसके बाद फिर ये जो स्ट्रेट ट्यूब्स हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, ये ओपन होते हैं कहाँ, रीनल पेल्विस में, ठीक है। जो हमने आपको यहाँ पर बताया था, ये जो स्ट्रेट वाले हैं ये कलेक्टिंग डक्ट हैं, और कलेक्टिंग डक्ट जो है यहाँ पर रीनल पेल्विस में ओपन होंगे थ्रू कैलाइसिस। कैलाइसिस से होते हुए जाएंगे ना, डक्ट ऑफ बेलिनी, रीनल पेपिला, उसके बाद फिर माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, फिर रीनल पेल्विस, ठीक है। तो इस टाइप से इन्होंने बताया। तो यहाँ एक ही सेंटेंस से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई डीसीटीज जो हैं वो मल्टीपल नेफ्रॉन की डीसीटीज एक कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती है क्या, बिल्कुल सही बात है। कलेक्टिंग डक्ट की शेप क्या होगी, ये स्ट्रेट ट्यूब होती है। उसके बाद फिर जितनी भी कलेक्टिंग डक्ट हैं वो कहाँ कन्वर्ज होती हैं या डाइवर्ज होती हैं, नहीं वो कन्वर्ज होती हैं। कहाँ कन्वर्ज होती है, रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस में कन्वर्ज होने से पहले, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट का लोकेशन क्या है, मेडुलरी पिरामिड है, ठीक है। और मेडुलरी पिरामिड और रीनल पेल्विस के बीच में क्या स्ट्रक्चर है, जिससे होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट का जो मटेरियल है वो रीनल पेल्विस तक पहुंचेगा, कैलाइसिस है, ठीक है। तो यहां पर 5 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देंगे। तो इस टाइप से हमने पढ़ लिया क्या क्या, हमने पढ़ा कि किस टाइप से मॉर्फोलॉजी होती है किडनीज की, एनाटॉमी होती है किडनीज की, हिस्टोलॉजी होती है किडनीज की, फिर एक नेफ्रॉन के हमने पार्ट्स पढ़ लिए, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट मालपीजियन कार्पसल, पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड वेयर इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनीज। कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनीज कौन सा था, बाहर वाला रीजन था ना बेटा, ये वाला रीजन था, ठीक है, कॉर्टिकल रीजन। अच्छा, हाँ, कॉर्टिकल रीजन में क्या क्या चीजें होती हैं और मेडुलरी रीजन में क्या क्या चीजें होती हैं, इस पे फिर से क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन का पॉइंट है। मालपीजियन कॉर्पसल, पीसीटी, डीसीटी जो हैं वो कॉर्टिकल रीजन में होते हैं, जबकि लूप ऑफ हेनले कहाँ होता है बेटा, सिर्फ लूप ऑफ हेनले मेडुला में होता है। मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन जो होते हैं उसमें लूप ऑफ हेनले टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला,
ऐसे नेफ्रॉन को क्या कहेंगे आप? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। यानी कि नेफ्रॉन का टाइप क्या होगा ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उसका लूप ऑफ हेनले की लेंथ क्या है और वो कितना ज्यादा मेडुला में डिप है। अगर वो कम डिप है, जो कि मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन का होता है, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहेंगे आप। और अगर वहां पर ज्यादा है, वेरी लॉन्ग है और रन डीप इनटू द मेडुला, तो ऐसे नेफ्रॉन्स को आप कह देंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। अच्छा, जक्स्टा पोजिशन होती है जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट पोजीशन को आप जक्स्टा पोजीशन कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं कि अगर ये यहां से लेकर और यहां तक ये है, रीनल पेल्विस है और उसके बाद फिर यहाँ पर रीनल पेपिला है और ये है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। दीज आर कलेक्टिंग डक्ट। अब ये कलेक्टिंग डक्ट को अगर हम कंपेयर कर देते हैं कि भाई वो जो डीप डाउन जा रहे हैं उनको हमने क्या कहा? लूप ऑफ हेनले जो थे, तो ये देखो, आप देख रहे हो। और दूसरा वाला कौन है? दूसरा वाला है ये, ठीक है। इसका लूप ऑफ हेनले ज्यादा डीप नहीं गया, डीसीटी से फिर कलेक्टिंग डक्ट में ऐड हो गया और यहाँ पर जो है डीप डाउन गया। तो इससे इनके फंक्शन में कुछ फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा बेटा, क्योंकि लूप ऑफ हेनले जो है वो काउंटर करंट मैकेनिज्म में हेल्प करता है, कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट में हेल्प करता है। तो जो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से अडेप्टेड हैं, उनमें जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के ज्यादा परसेंटेज होते हैं। यानी कि 70% ये वाले नेफ्रॉन होंगे और 30% ये वाले होंगे, जैसे कि कंगारू रैट है, जैसे कि कैमल वगैरह है। लेकिन ये चीज जो है रिवर्स हो जाती है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि हमारे पास वाटर की ऐसी स्कार्सिटी नहीं है कि दूर दूर तक, किलोमीटर तक वाटर ही ना हो, ठीक है। तो हमें कंजर्वेशन ऑफ वाटर यानी कि हमेशा थिक यूरिन, हमेशा जो है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन तो कॉन्सेंट्रेट करते ही हैं हम लोग, लेकिन उसका जो एक्सटेंट है वो केवल 30% तक है बेटा, क्योंकि हमारे पास ये वाले नेफ्रॉन केवल 30% है, ठीक है। ये वाले नेफ्रॉन 70% है हमारे पास, ऐसा है। इज दिस क्लियर? यस सर। अब ब्लड सप्लाई की बात कर लें। When we talk about blood supply, actually the efferent arteriole, we begins with efferent arteriole. Why? Because हमने ये देख ही लिया कि renal artery से efferent arteriole है ना, efferent arteriole। रीनल आर्टरी की ब्रांचिंग से अल्टीमेटली मतलब बहुत सारी बनती है, मेडुलरी भी बनती है, बहुत सारे बनते हैं, इंटरलोबुलर बनती है, लोबुलर बनती है, अलग अलग वो बनते हैं। अल्टीमेटली यहाँ पर एफरेंट आर्टरियोल आता है, ठीक है। तो रीनल आर्टरी से बनता है। रीनल आर्टरी से बनने के बाद फिर ये कैपिलरी बनाता है, ग्लोमेरुलस बन जाता है, ग्लोमेरुलस के बाद फिर इफरेंट आर्टरियोल बन गया। आफ्टर दैट हम इफरेंट आर्टरियोल से बात करें शुरू अपनी, कि इफरेंट आर्टरियोल जो ग्लोमेरुलस से इमर्ज होता है, पहला क्वेश्चन कि कहां से इमर्ज होता है, वो बनाता है क्या? पेरिट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। पेरिट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज कौन बनाता है? इफरेंट आर्टरियोल बनाता है। जो कहां से इमर्ज होता है? ग्लोमेरुलस से। जो कौन बनाता है? एफरेंट आर्टरियोल। जो कौन बनाता है? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी कहां से इमर्ज होती है? डोर्सल एओर्टा से। अच्छा, फिर एक बात यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि जब मैं कह रहा हूं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, तो एक्चुअली मैं वासा रेक्टा की बात नहीं कर रहा। if we are naming the peritubular capillary, okay, then actually vasa recta is included in it. वासा रेक्टा का कोई सिनोनिम नहीं है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी को आप लूजली यूज कर सकते हो वासा रेक्टा के लिए, क्योंकि वो भी पेरिट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरी का पार्ट है। लेकिन एक्चुअली पेरिट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो है वो तो पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले सबके अराउंड है, सबके अराउंड है। लेकिन वासा रेक्टा आप किसको कहते हो? द पार्ट ऑफ पेरिट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरी विच सराउंड्स लूप ऑफ हेनले इज नोन एज वासा रेक्टा। ओके,
इज दिस क्लियर? तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में अभी जैसे पूछा था कि उनकी फंक्शनिंग में कोई असर पड़ेगा क्या, बिल्कुल असर पड़ रहा है, और उसका रीजन दो है। पहला क्या, लूप ऑफ हेनले, दूसरा वासा रेक्टा। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन केस ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन के केस में बहुत कम होते हैं। ओके एक बार देख लो इसको जो अब तक हमने पढ़ा है, फिर यूरिन एक फॉर्मेशन बार से। उसकी वो दोबारा बता दो, ये वाला वासा रेक्टा मतलब डायग्राम से। हाँ, वासा रेक्टा बेटा लूप ऑफ हेनले के अराउंड जो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है, ये वासा रेक्टा बना रहा है। जबकि पेरिट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरी तो यहीं से शुरू हो गया, जो पीसीटी के अराउंड भी है, इन्होंने दिखाया नहीं है, डीसीटी के अराउंड भी है, ठीक है, और वासा रेक्टा भी बना रहा है, लूप ऑफ हेनले के अराउंड भी है, ठीक है। तो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क इज अ ब्रॉड टर्म विच इंक्लूड्स capillary network around PCT, DCT and loop of Henle, and the capillary network around loop of Henle specifically is known as vasa recta. अच्छा, इसमें डायग्राम में ये भी दिखाया है डिसेंडिंग लिम्ब और हाँ असेंडिंग बेटा, लिम्ब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से देखो ये बन गया, ये बन गया बाउंस कैप्सूल, बाउंस कैप्सूल के बाद पीसीटी बन गया, पीसीटी से फिर डिसेंडिंग लिम्ब है, फिर असेंडिंग लिम्ब कहलाता है ये। असेंडिंग लिम्ब जो है, अब वो अभी हम पढ़ेंगे फंक्शंस क्या क्या हैं इनके, और इनकी इनकी हिस्टोलॉजी क्या क्या होती है, कहाँ पर कौन सी चीजें पाई जाती है, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन डिस्कस करें आप। ओके, यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसेसेस, नेमली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। पहला क्या क्या प्रोसेसेस हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस में हो रहा है इसलिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कह दिया। अब फिल्ट्रेशन हो रहा है, उसको एक टाइप का एब्जॉर्प्शन बोल दिया उन्होंने कि भाई वहां से एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब होने के बाद फिल्ट्रेट बन गया, फिल्ट्रेट में से जब हटेगा तो उसको रीएब्जॉर्ब कहोगे, ठीक है। और अगर फिल्ट्रेट में कुछ ऐड होगा तो आप सिक्रीशन कहोगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में होता है। पहले स्टेप की बात करते हैं। पहला स्टेप क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। कहाँ होता है, ग्लोमेरुलस में होता है, मालपीजियन बॉडी में होता है। कहाँ होता है, यहाँ पर, यहाँ होगा। इसमें क्या हो रहा है, जो ब्लड ग्लोमेरुलस में ले आया जा रहा है वो एक्चुअली फिल्टर हो जाएगा। कितना, 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनीज पर मिनट। पर मिनट हमारे जो 5 लीटर ऑफ ब्लड है उसमें से करीबन 1100 से 1200 यानी 1.1 से 1.2 लीटर ब्लड जो है पर किडनी पर मिनट पास होता है। पर किडनी कहेंगे तो 600 हो जाएगा बेटा, ठीक है। किडनीज बोला है यानी कि दोनों किडनी को इंक्लूड करके अगर बोले तो इट इज व्हाट, रफली 1/5 ऑफ द टोटल ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन 1 मिनट। यानी कि टोटल 1/5 होता है ये कार्डियक आउटपुट का, क्योंकि बाकी तो डेफिनेशन है ना बेटा कार्डियक आउटपुट की, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल, हाँ, इन अ मिनट। ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर ये क्या चीज होती है, इस ग्लोमेरुलस में, इस ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में ब्लड का जो प्रेशर है कौन डिटरमाइन कर रहा है, डायमीटर। कहां से आया प्रेशर, डायमीटर की वजह से आया। क्यों आया, क्योंकि जिस रेट से यहां पर एंटर कर रहा है ब्लड उस रेट से निकल नहीं रहा है, तो क्या होगा अल्टीमेटली, यहां पर प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर फिनिस्ट्रे भी होते हैं। फिनिस्ट्रे बताए थे ना बेटा अभी आपको हाइपरटेंशन वाले में, है ना, हाइपरटेंशन वाले में बताया, छोटे-छोटे हाँ। होल्स रह जाते हैं कोने-कोने में, वो निकलने के लिए। through 3 layers, endothelium of glomerular blood vessels, the epithelium of Bowman's capsule and basement membrane between these 2 layers। क्या क्या है, एंडोथीलियम है, एपिथीलियम है बाउमन कैप्सूल की, और उसके बाद फिर है बेसमेंट मेम्ब्रेन हम बना देते हैं। यहां पर क्या है, यहां पर है ब्लड, और ये क्या चीज है, ये है फिनिस्ट्रे, ठीक है, ये क्या है, फिनिस्ट्रे है। अच्छा, और यहां पर क्या होगा, यहां पर पूरी ए सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और ये क्या है, ये है बेटा पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स, पोडोसाइट्स के ये फूट लाइक प्रोसेस क्या है, पोडोमियर्स।
ठीक है। और पोडोमियर से ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है जिसके थ्रू एक्चुअली फिल्ट्रेट आएगा, ठीक है, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज फिल्ट्रेशन स्लिट्स, ठीक है। तो ये कैपिलरी नेटवर्क है ग्लोमेरुलस का, और उसमें से कोई एक कैपिलरी दिखा दिया आपको। तो यहाँ पर क्या है, ये फिनिस्ट्रे प्रेजेंट है। फिनिस्ट्रे क्या है, दीज आर द एंडोथेलियल गैप्स इन द क्या कहेंगे उसको, टेसलेटेड स्क्वैमस सेल्स की वॉल्स के बीच के गैप्स जो यहाँ पर ज्यादा होते हैं, परमिएबिलिटी ज्यादा होती है जिससे फिल्ट्रेशन अच्छा हो पाए, तो ये फिनिस्ट्री है। इसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन है। आफ्टर दैट है इनर विसरल लेयर ऑफ बाउमन कैप्सूल, ठीक है। ये बिल्कुल ये इस टाइप से स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जो इनर लेयर होती है, इनर लेयर किस चीज की मिलकर बनी होती है, इन पोडोसाइट्स की। और यहाँ पर बाकी क्या है, यहाँ पर पूरा ग्लोमेरुलस है। कहाँ से आ रहा है ये, एफरेंट आर्टरियोल से आ रहा है, ठीक है। और किस में लीड करेगा ये, इफरेंट आर्टरियोल में लीड करेगा, ठीक है। बीच में क्या हो रहा है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। क्लियर हुआ क्या सबको? नाउ 3 लेयर जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ी है वो कौन कौन सी थी? ऊपर वाली लेयर थी जो ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम थी, जिसमें हमने फिनिस्ट्री देखे। इसके बाद एपिथेलियम और बाउमन कैप्सूल देखा। ये कौन सा एपिथेलियम है बेटा? ये इनर लेयर है, इनर लेयर, ठीक है। हमने क्या कहा था? हमने कहा था डबल वॉल्ड है ना, कप शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज डबल वॉल्ड। तो मैंने ये यहाँ वाला बनाया है, यहाँ पर पोडोसाइट्स होते हैं इधर। ये वाला जो है ये पैराइटल लेयर, ये आउटर पैराइटल लेयर। अच्छा ठीक है जी। अब यहाँ पर पोडोसाइट्स की हमने बात कर ली कि पोडोसाइट्स होते हैं ऐसे इंट्रिकेट मैनर यानी कि जैसे अगर हम अपनी फिंगर्स को ऐसे कर लें तो ये इंट्रिकेट अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, इंट्रिकेट अरेंजमेंट। तो इंट्रिकेट मैनर में इस टाइप से हैं जिससे बीच बीच में ना कुछ कुछ स्पेसेस छूटे हुए हैं, ठीक है। ये जो स्पेसेस हैं, इन स्पेसेस से ही छन के आएगा ब्लड। इन स्पेसेस को स्लिट पोर्स या फिल्ट्रेशन स्लिट्स बोलते हैं। Blood is filtered so finely through these membranes that almost all the constituents of plasma except the proteins, ठीक है, pass into the lumen of Bowman's capsule। कितनी अच्छी तरीके से बता दिया कि ब्लड में जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो तो पीछे छूट ही गए, हम सीधे प्लाज्मा पे आ जाएं। ब्लड कॉर्पसेल्स तो पीछे छूट ही गए, हम केवल प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा के भी ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कि उसमें वाटर तो होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, वाटर होगा, ग्लूकोज होगा, उसमें अमीनो एसिड्स होंगे, उसमें आयंस हो सकते हैं, उसमें वाइटामिन हो सकते हैं, उसमें सॉल्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है। क्या नहीं होगा? एक्सेप्ट द प्रोटीन। सर कोई भी प्रोटीन नहीं होगा? हाँ, कोई भी प्रोटीन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी भी नहीं होगी? नहीं, कोई प्रोटीन नहीं होगा एक्सेप्ट द प्रोटीन। इन्होंने बोला ही नहीं एक्सेप्ट द लार्ज प्रोटीन, एक्सेप्ट एल्ब्यूमिन, एक्सेप्ट ग्लोबुलिन, एक्सेप्ट फाइब्रिनोजन, कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा एक्सेप्ट द प्रोटीन। ये कंटेंट आता है ल्यूमन ऑफ बाउमन कैप्सूल में। अब ये इतना सुपीरियर लेवल का फिल्ट्रेशन है कि ये देखो, फिल्ट्रेशन तो अभी हमने लिम्फ में भी पढ़ा था कि टिश्यू फ्लूइड के फिल्ट्रेशन से लिम्फ बनता है, लेकिन वो फिल्ट्रेशन इतने हायर लेवल का नहीं है। ये बहुत ही हायर लेवल का फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म है, ठीक है। यहाँ पर फिनिस्ट्री भी प्रेजेंट है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन स्लिट भी प्रेजेंट है, यहाँ एफरेंट और इफरेंट के बीच में डायमीटर का भी डिफरेंस है। सो these characteristics are making this filtration process not normal but special, and that's why we are naming it as ultrafiltration. Is this clear? Okay. The amount of filtrate formed by the kidneys per minute is known as GFR. पर मिनट की बात हो रही है, और अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट जो किडनीज के अंदर बन रहा है उसकी बात हो रही है। कितना होता है? 125 ml पर मिनट, 180 लीटर पर डे। किडनीज में बिल्ट इन मैकेनिज्म है रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर। जीएफआर जो है बेटा वो कैसा होगा, रेगुलेशन की बात कर लें जरा। हालांकि यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं होगा क्योंकि डिटेल तो हम रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में बात करेंगे, यहाँ पर ब्रीफ में बता दिया होगा। वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म। मिस कर दिया सर। क्या बेटा? सर वो मेरा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ गई थी तो वीडियो बंद हो गई थी, थोड़ा मैंने मिस कर दिया। अच्छा, मैंने अभी जस्ट ये बताया है
मैंने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन समझ गए थे आप? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को ऐसा क्यों कहते हैं? सर एक बार दोबारा बता दो। हाँ, actually ultra filtration is not a normal process. It is not a general process of filtration. Like टिश्यू फ्लूइड में लिम्फ कैपिलरीज होती हैं और टिश्यू फ्लूइड लिम्फ कैपिलरीज की स्क्वेमस एपिथेलियम को क्रॉस करता हुआ लिम्फ कैपिलरीज में जब टिश्यू फ्लूइड चला जाता है तो उसी को हम कहते हैं कि लिम्फ बन गया। तो ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू ब्लाइंड एंडेड कैपिलरीज में लिम्फ बनाए टिश्यू फ्लूइड से, वो फिल्ट्रेशन है। इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट पोडोसाइट्स, filtration slits or slit pores. We are talking about fenestrae in the endothelium of these glomerular capillaries. We are also taking into consideration the differential diameter of afferent arteriole and efferent arteriole. Okay, that's why this filtration is not normal. Okay, it is highly specialized type of filtration, and that's why we are naming it as ultra filtration. Okay, through which almost all the constituent of plasma except the protein pass into the lumen of Bowman's capsule. हाई लेवल का है, हाई डिग्री का है फिल्ट्रेशन। So why can't protein pass? वही बेटा साइज की बात होती है। प्रोटीन जो है पॉलीमर्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। आप अगर प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट को एक दूसरे से कंपेयर कर लोगे तो मतलब आपको आप देखो, अगर जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं या स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं उनको देखो आप, तो उनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, लार्ज होते हैं वो। और प्रोटीन में तो एक और बात है, ओलिगोसैकेराइड तो चलो लीनियर हो जाएगा, लेकिन कोई भी पॉलीपेप्टाइड होगा जिसका कोई फंक्शन होता है तो उसका तो 3 डिग्री लेवल का स्ट्रक्चर होगा, टर्शियरी लेवल का स्ट्रक्चर होगा, तो वो तो ग्लोबुलर हो जाएगा। और अगर फाइब्रस हुआ तो वहां पर जो फाइब्रिनोजन वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, फाइबर्स होते हैं ना, थ्रेड ऐसे ऐसे आ जाते हैं, तो भी पास नहीं होने देंगे। ठीक है, नेटवर्क बना लेंगे, ऐसा है। तो प्रोटीन्स नहीं पास हो सकता। ठीक है। Yes sir. अच्छा, रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की अगर हम बात करें तो JGA इज एफिशिएंट मैकेनिज्म। JGA और जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, it is a special sensitive region found by cellular modification on the distal convoluted tubule and the afferent arteriole at the location of their contact. ये बहुत अच्छी लाइन है ये। It is a special sensitive region। पहली बात सेंसिटिव रीजन यानी कि एक रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, ये बनता कैसे, सेल्यूलर मॉडिफिकेशन से बनता है, यानी कि वहां पर नॉर्मल सेल होती है अदरवाइज, लेकिन वो मॉडिफाई हो जाती है। कौन कौन सी सेल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की और एफरेंट आर्टरियोल की। कहां, एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। 5 चीजें बता रहा है ये सेंटेंस आपको। ठीक है, अब इसको भी बना लेते हैं। यहां देखिए आप, पीसीटी बन रहा है। ठीक है। अच्छा, बाउमन कैप्सूल है, बाउमन कैप्सूल से पीसीटी बना, पीसीटी से लूप ऑफ हेनले बना, लूप ऑफ हेनले से ऊपर आया, डीसीटी बना, कलेक्टिंग डक्ट बना। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। Yes sir. अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा 3 डायमेंशनल ले जाऊं कि बाउमन कैप्सूल से जो पीसीटी बना है, लूप ऑफ हेनले बना है, लूप ऑफ हेनले मैं ऐसे ले गया था, अब 3 डायमेंशन में ऐसे ले आऊं, यहां से ऐसे ले आऊं, और लूप ऑफ हेनले को मैं ऐसे लेकर जाऊं बाउमन कैप्सूल के ऊपर से, ऐसे लेके जाऊं, और यहां से आप क्रॉस सेक्शनल एरिया लो, तो लूप ऑफ हेनले जो डीसीटी ऐसे जा रहा है बाउमन कैप्सूल के ऊपर से, डीसीटी ऐसे जा रहा है पीछे से आकर। ठीक है, तो उसका तो केवल ल्यूमन दिखाई देगा ना आपको,
बात ये समझे? सराउंड में हाँ